में 6 है। हाँ जी, नहीं किए तो ना सही, कर लिए। क्या करना है? ऑन करना है? क्या बंद करना है? वो बंद करना है? अच्छा, वो भी बंद कर दिया। वो कह रहे चलाएं पीछे वाला, मैंने बंद कर दिया। कौन? तो आगे आना यार। है? नहीं, वो डायरेक्ट थ्रो नहीं ना आएगी। आ रही अभी भी? पता नहीं, मुझे भूल गया, मैंने कहा ही नहीं कहा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चले आप पढ़ लें दुरूद शरीफ। हाँ जी, किए हैं, करने डिस्कस कर। 1 में मुझे तो नहीं लगता कोई मसला। आपने पूछना है कुछ तो बताएं। ये मैं कितने लोगों से कर रहा हूँ डिस्कस? लीजिए इसके एमसीक्यूज। ठीक, 1 में कुछ पूछना है तो बताएं। नहीं, 2 भी सीधा सही है। अच्छा, 6 आपने 4 नहीं हुआ। अच्छा चलो फिर सीधा ही चल लेता हूँ। 2 3। देखें इसमें ना आपको लो वैल्यू एसेट्स और शॉर्ट टर्म लीज, ये दो ऐसे नाम बताए थे जो एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। और जब एक्सेप्शन में फॉल करेंगे तो फिर एक्सेप्शन की अकाउंटिंग का सवाल भी बता दिया था। कोई राइट ऑफ यूज नहीं, कोई लीज लायबिलिटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। पूछा ये हुआ है कि IFRS 16 ने कुछ एसेट्स को मना किया हुआ है कि वो राइट ऑफ यूज वाली ट्रीटमेंट ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग है जिनके लिए ये मना वाली बात चल जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, यानी इनमें से कौन से हैं जो एक्सेप्शन में फॉल कर सकते हैं? अब चूंकि बात अमाउंट की है तो अमाउंट तो चारों में एक ही है। अमाउंट तो चारों में एक है, तो फिर इसका मतलब है फैसला अमाउंट की बेस पे तो नहीं होना। अमाउंट तो चारों में 15 लाख है। अब फिर हमें मंथ्स के बेस पे देखना पड़ेगा, तो वो चौथी है जो शॉर्ट टर्म लीज है। हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, देखें जी जी, नहीं नहीं नहीं, ए में उसने जो हम यूज्ड खरीद रहे हैं वो 70,000 की है। जब नई होती थी तो 15 लाख की होती थी। इन चारों के चारों में ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख की है, तो अमाउंट में तो किसी में फर्क नहीं है। बस जो बाकी 3 है ना, उसमें हम नए वाले को लीज करा रहे हैं और ए वाले में हम यूज वाले को करा रहे हैं, लेकिन देखना नए को ही होता है। तो चूंकि नए चारों बराबर है तो इसलिए इन चारों में लो वैल्यू वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता, इसलिए फिर शॉर्ट टर्म वाला पॉइंट ही होगा। बल्कि वैल्यू पे बहस करने से पहले ही नजर आ रहा है कि जो 12 महीने वाली लीज है वो शॉर्ट टर्म है।
तो डी ऐसा है जो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। 4 नहीं हुआ। चलिए, 1 जनवरी 13 को नई मशीन ली है, 6 साल इनिशियल पेमेंट हो गई और 5 फर्दर हैं जो 1 जनवरी 13 से ही हुआ करेंगे। यानी डाउन पेमेंट अलहदा है और ये रेंटल्स अलहदा है। इम्प्लिसिट रेट आ गया, पीवी इन्होंने खुद निकाल के बता दी 8624। अब पूछा ये है कि लीज लायबिलिटी में से रिलेटेड क्या क्या आना है 2014 में। तो 2014 में तो इसमें मसला क्या है? नहीं समझ आई वैल्यूज, ये मसला नहीं आई समझ। 1 जनवरी 13 स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा, आप ये डाउन पेमेंट है ना 1376, तो आपने इसको शामिल करना है, शामिल कर लें। अगर शामिल करेंगे तो फिर पेमेंट में वो डाउन पेमेंट भी दिखाएंगे, अगर शामिल नहीं करना तो ना करें। जो गिवन है वो क्या है 86240000। ये हो गया ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट और इसमें पेमेंट और आगे क्लोजिंग। चूंकि पहला ही दिन है तो इंटरेस्ट कोई नहीं है, पेमेंट आ जाएगी इसमें 2 मिलियन। अच्छा, अब जो डाउन पेमेंट है ना वो भी पेमेंट है और वो भी इसी दिन हो रही है। अगर आपने इस फिगर में उसको ऐड करना है तो कर लें, फिर यहां पर 2 मिलियन नहीं लिखना, फिर यहां पर 2 मिलियन के साथ वो 13-14 लाख वो भी लिखना। अगर आपने ये लिखना है तो फिर यहाँ 2 मिलियन आएगा, क्योंकि वो 8 जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ लिखा हुआ है कि इसमें डाउन पेमेंट शामिल नहीं है। अगर शामिल करनी है तो कर लें, ये बन जाएगी 9 समथिंग 99, बल्कि पूरा 10 ही बन जाएगा, पूरा 10 बन जाएगा ना। तो अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आप इसकी जगह पर और 10 लिख लें, लेकिन अगर 10 लिखना है तो फिर यहाँ 2 मिलियन नहीं आएगा, यहाँ पर 3376 फिर ये आएगा, बस सिर्फ इसका फर्क है। ये और भी मसला है, और भी है तो कर देता हूँ पूरा। अच्छा, ये जो 6 है ना ये अभी नहीं है, ये IS 8 का है, इसको छोड़ दें, ये IS 8 से रिलेटेड है, ये IS 8 से रिलेटेड है। MCQ नंबर 6 IS 8 है, वो चूंकि लीजेस के ऊपर बनाया हुआ था तो सवाल उठाने वाले ने यहाँ पर छाप दिया। ये IS 8 है, IAS 8, ये जनवरी में इंशाल्लाह कराऊंगा। 7 8 जी जी 8 में जी हाँ अच्छा, बाकी लोग भी सुने, MCQ 8 है, उसमें पूछा ये हुआ है कि इन 4 में से कौन सा है जो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनना। MCQ का आंसर करने का तरीका ये होता है कि आपको बेशक एक से ज्यादा ऑप्शंस सही लग रही हों,
लेकिन हमने उसको चूज करना होता है जो उन सब में सबसे ज्यादा चांस है जिसके। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, हो सकता है ये एस्टिमेट करने वाले ने पीवी ही निकाल के बताई हो, लेकिन डी में तो क्लियरली लिखा हुआ है टोटल लीज रेंटल्स पेएबल। तो टोटल लीज रेंटल पेएबल के वर्ड में तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि पीवी नहीं है। जो पॉइंट बी है ना, इसमें अब जो भी हमें एस्टिमेट लगा के बता रहा है, क्या पता उसने ऑलरेडी एस्टिमेट लगाते पीवी निकाल के दी हो सकता है ना दी हो सकता है दी हो, लेकिन डी की जो वर्डिंग है ये तो कंफर्म पीवी नहीं है, टोटल लीज रेंटल्स पेएबल अंडर लीज एग्रीमेंट। तो इसलिए इन दोनों में से ज्यादा जो चांस है वो डी के हैं। वैसे बात आपकी सही है, बी भी इसका आंसर तो बनता है क्योंकि उसकी भी तो पीवी ही होनी चाहिए, लेकिन इनमें से ज्यादा जो है वो डी है। 9 क्या 9 में वो मैंने आपको मिसालें बताई तो थी, टैब्स और टेलीफोन और आईएस की एग्जांपल्स नहीं है। मैं एक मिनट देखता हूँ। अच्छा अब एतराज बताएं अपना। वो लिस्ट वही एग्जांपल्स हैं, टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं, बस वही है, वही है। आपका क्या एतराज है? इन्होंने कहा क्या है? एक्सेप्शन कौन सी नहीं है? नॉट। तो ये जो व्हीकल है 9 लाख की और लीज भी 2 साल की है, तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं है। 10 11 अच्छा 11 भी है ना, 11 भी ये पूछा ये हुआ है कि लेसर ने इसमें से क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो जो डीलर लेसर होता था वो सेल करके प्रॉफिट कमाता था ना, तो ये लेसर की चीज है। रिकंसिलिएशन लेसर बनाता था एनआईएल की, सी लेसर एनआईएल की रिकंसिलिएशन बिल्कुल बनाते हैं। शॉर्ट टर्म लीजेस ये कॉन्सेप्ट ही लेसी का है, और सब लीज का मतलब होता है, ये वैसे सीफैप लेवल पे है, सब लीज आपके लेवल पे नहीं है, वैसे बता रहा हूं, सब लीज का मतलब होता है किराए पे लेके फिर आगे किराए पे दे देना। तो ये जो किराए पे लेके आगे किराए पे देना है ये तो वही लेसी का काम। तो इसलिए ये बी और डी ये तो है ही लेसी की चीजें। तो पूछा हुआ है कि लेसर ने क्या क्या बताना होता है, तो लेसर ने फिर बाकी दो बताने होते हैं। ये बी और डी जो है ये तो चीजें ही लेसी की हैं। ये वो है ना जो इनकम स्टेटमेंट के, देखिए डिस्क्लोज का मतलब होता है कि क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आना चाहिए। अब चाहे वो एसओसीआई में नजर आए, चाहे एसओएफपी में नजर आए, चाहे नोट्स में नजर आए, डिस्क्लोज का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना है। अब वो एसओसीआई के फेस पे भी हो सकता है, अगर एसओसीआई के फेस पे हो रहा है तो बस हो रहा है, एसओएफपी के फेस पे हो रहा है ठीक है हो रहा है। ओपनिंग पे लगाते हैं। ये जो सामने किया हुआ, हाँ तो मैंने पहले कहा था पूरा कर देता हूँ, इसमें तो नहीं मसला। क्लोजिंग कितना आ गया? 662400, 1 जनवरी 14 662400, इस पे लगेगा इंटरेस्ट 529
920, 2 मिलियन लेस 5153,920। तो ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, वो टेबल डिफरेंट फॉर्मेट से बनाया हुआ है। ट्वेल्व 13 14 15 16 17 18 19 20। सेवनटीन में जी जी राउंडिंग ऑफ ऑप्शन 2-3, तो फिर तो आप ऑप्शन को एक चुनते हैं ना, लेकिन अगर आपने फिल इन दी ब्लैंक करनी है तो आप राउंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसकी कौन सी को कंप्यूटर में मार्किंग करनी है कि तो ये अलग से तो पेपर एएफसी की तरह नहीं है ना, ये तो आपके नॉर्मल पेपर का ही हिस्सा है, तो जो मार्किंग करने वाला है वो राउंडिंग ऑफ को एडजस्ट करेगा। चलो जी, एमसीक्यूज डन। जी, रेंटल के लिए इम्प्लिसिट ट्रेड यूज करते हैं, फिर दोनों में जो हायर है वो लेते हैं। जो है ना एएफसी, उसमें तो कंप्यूटर में क्लिक होना, उसमें तो आपने लिखना कुछ नहीं है, उसमें मार्किंग भी कंप्यूटर ने ही करनी है। पता नहीं 1.5 महीना किस बात का लगाते हैं वो, कितने अर्से बाद रिजल्ट आता है? 15 दिन ना, पता नहीं 15 दिन किसके लगते हैं, लेकिन वो तो उसी वक्त कंप्यूटर को बता देना चाहिए। तो वो तो कंप्यूटर ने मार्किंग करनी है, उसमें तो जस्ट क्लिक है। ये जो आपके कैफ 1 और कैफ 5 और कैफ 7 जिनमें एमसीक्यूज हैं, इसमें ना मार्किंग तो करनी है इंसान ने, वो तो कंप्यूटर ने नहीं करनी है। लेकिन इसमें आप वर्किंग करेंगे तो नंबर पूरे 2 मिलेंगे, वर्किंग नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि एमसीक्यू है तो आंसर तो ऑप्शन के ही नंबर मिलने हैं, चाहे वर्किंग शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको नंबर तो आंसर के ही मिलने हैं। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन उसमें मेरी नसीहत ये है कि आप वर्किंग करें, खुद भी तो आपको काम आएगा, और चूंकि चेक करने वाला पेपर मार्कर इंसान है, हो सकता है आपकी वर्किंग सारी सही हो, कैलकुलेटर के ऊपर करते हुए कुछ गलती हो गई हो, तो वो 3 में से 0 नंबर नहीं देगा, हो सकता है 2 नंबर वो लगा दे उसमें। तो इसलिए वर्किंग करें तो बेहतर है। क्या ऑप्शन ठीक हो गया, वर्किंग तो फिर अगली दफा नहीं करेंगे वर्किंग। सवाल लिखेंगे। On 1st January, on 1st January 2020, on 1st January 2020, A Limited purchased 2,000 shares of company B at a price of
₹15, ₹15 पर शेयर। A broker commission of ₹1 per share was also paid। ये सारा ये इसी 1 जनवरी का वाक्य है। अच्छा, उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2020 A Limited purchased 3,000 shares of company C at a price of ₹22 पर शेयर। इस ₹22 पर शेयर के साथ ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग ₹1.5 ब्रोकर कमीशन। ऑन जी ₹1.5 पर शेयर ब्रोकर्स कमीशन। On 30th September 20 company B paid a cash dividend of ₹3 पर शेयर। On 30th November 20 company C paid a cash dividend of %10। चलें, अभी बोनस नहीं डालता, बस अभी कैश डिविडेंड। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें फेस वैल्यू पर शेयर ₹10। फेस वैल्यू पर शेयर ₹10 मुझसे रिक्वायर्ड है। नहीं, वो तो मैंने बताया नहीं, अभी रिक्वायर्ड नहीं, अभी और लिखे आगे। फेयर वैल्यूज पर शेयर एज एट 31 दिसंबर 20। फेयर वैल्यूज पर शेयर एज एट 31 दिसंबर 20। ए का एक शेयर ₹35 का है, बी का एक शेयर ₹28 का और सी का एक शेयर ₹17 का।
रिक्वायर्ड है मुझसे। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 20। इफ पार्ट ए, इफ के आगे पार्ट ए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और बी होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और बी होगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI। यानी अगर कंपनी ने पॉलिसी रखी है फेयर वैल्यू थ्रू P&L तो क्या एंट्रीज है, और अगर रखी है फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो क्या एंट्रीज है। डेटा रिपीट कर रहा हूं। 1 जनवरी 20 को कंपनी ए ने कंपनी बी के 2000 शेयर्स खरीदे थे, और एक कितने का खरीदा था, 15 रुपए का एक, और इस साथ ही इसके 1 रुपया कमीशन भी दी थी। फिर 1 जुलाई को कंपनी ए ने कंपनी सी के 3000 शेयर्स खरीदे थे, और 22 रुपए का एक था, और इस 22 में शामिल था 1.5 रुपया ब्रोकर कमीशन। फिर 30 सितंबर को कंपनी बी ने डिविडेंड दिया 3 रुपए पर शेयर, और फिर 30 नवंबर को कंपनी सी ने डिविडेंड दिया 10%। और फेयर वैल्यू ईयर एंड की ये बताइए। वो क्या था जो ₹10 थी, वो फेस वैल्यू थी। वो जो डिविडेंड परसेंटेज में बताया था ना, उसके साथ मैंने ब्रैकेट में 10 रुपए लिखवाया था, वो फेस वैल्यू है। ये क्यों बताई थी फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगता है। 1 जनवरी पार्ट ए कर रहा हूं पहले, यानी अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो 1 जनवरी 20 इन्वेस्टमेंट लिखना है वो भी सही है, फाइनेंशियल एसेट लिखना है वो भी सही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से करूं, मैं पहले पार्ट ए कर रहा हूं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L अगर हो, इनिशियल मेजरमेंट 15 रुपए पे या 16 रुपए पे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L 15 रुपए पे, तो 15 रुपए इंटू 2000 शेयर्स कितना, 30,000। और चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो P&L में जाएगी। P&L लिखना है P&L लिख दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखना है वो भी ठीक है, 1 रुपया इंटू 2000। और कैश हमारी जेब से 32,000 गया। ये हमने 2000 शेयर जो कंपनी बी के खरीदे हैं, ये वो है। फिर आगे क्या हुआ, 1 जुलाई को कंपनी सी के शेयर खरीद लिए। ये कितने से डेबिट होगा, 22 रुपए से नहीं, 20.5 से, क्योंकि इस 22 में शामिल किया हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटू 3000, 61,500। और ये जो 1.5 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये P&L में। $4,500 और कैश पूरा हमारी जेब से गया 66,000।
आगे डिविडेंड मिला है, एक तो मिला है 30 सितंबर को, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। किससे मिला है? कंपनी बी से, और कंपनी बी के शेयर्स हैं हमारे पास 2000 और एक पे मिला है 3 रुपए, 6000। फिर 30 नवंबर को कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। नवंबर 20 को डिविडेंड मिला है 1 रुपया, 10%, 10 रुपए का 1 रुपया हो गया, और 3000 शेयर्स थे हमारे पास। अब आते हैं ईयर एंड पे। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, तो हम इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और जो डिफरेंस है गेन या लॉस वो P&L में जाएगा। कंपनी बी की बात कर लेते हैं पहले। कंपनी बी की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट इन बी और डेबिट हो जाएगा। अच्छा, P&L का वर्ड लिख लें वो भी ठीक है, फेयर वैल्यू गेन कहना है वो भी ठीक है, लेकिन साथ P&L लिखना जरूर साथ। अगर फेयर वैल्यू गेन कहना है अच्छी बात है, कह ले, नहीं तो P&L कह दे। अगर फेयर वैल्यू गेन कहना है तो भी P&L जरूर लिखना है साथ, जरूर। एक शेयर 15 का खरीदा था, 28 का हो गया, तो 13 रुपए का गेन आ गया, और 2000 शेयर 26,000। कंपनी सी का एक शेयर 20.5 का खरीदा था, 17 का हो गया, डाउन। फेयर वैल्यू लॉस, P&L जरूर लिखिएगा, और इन्वेस्टमेंट सी वाली क्रेडिट हो जाएगी। 3000 शेयर हैं, और एक पे कितना नुकसान हो गया? कितना? 3.5 इंटू 3000, 10,000। 10,500। ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इसको नोट करें, इनको गौर से देख लें अच्छी तरह, फिर मैं पार्ट बी सॉल्व करता हूं। हाँ जी, क्या करें? सवाल ये पूछा है कि अगले साल अब जो फेयर वैल्यू होगी तो फिर दोबारा अपडेट करना होगा। यहां तक हम अपडेट कर लाए ना। अब हमने कंपनी बी का शेयर 28 रुपए पे कर लिया है, अब अगली बात 28 से आगे चलनी है। अगर है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, नोटेड के नोटिंग,
चले नोटिंग कर ले, नोट नोटेड। अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, पहली एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? अब हम 16 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट में अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। आप तो दोबारा ही करेंगे। 16 और इसी तरह ये भी पूरे 22। एक तो इनिशियल मेजरमेंट में फर्क आया क्योंकि अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर कॉस्ट का हिस्सा है। क्या ठीक तो है, मैंने P&L किया था ना। जी, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसका हिस्सा बना दिया ना। शेयर की फेयर वैल्यू थी 15 रुपए और उसमें 1 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो ऐड कर दी। 22 रुपए में तो पहले ही एडेड था। डिविडेंड वाली एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ईयर एंड पे कंपनी बी ने 16 रुपए से 28 तक पहुंचना है। 12 कितना बन गया ये? 20। जिस तरह रिवैल्यूएशन गेन कहने को हम उसको रिवैल्यूएशन गेन कह रहे होते हैं, ओसीआई में शो हो रहा होता है, लेकिन अकाउंट का नाम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस था, वो एक अकाउंट का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो अकाउंट का नाम इस्तेमाल हो रहा होगा वो फेयर वैल्यू रिजर्व, लेकिन साथ ये जरूर लिखना है ओसीआई। प्रेजेंट ये ओसीआई में हो रहा होगा लेकिन अकाउंट का नाम ये। और कंपनी सी को 22 रुपए से 17 पे गिराना है तो 5। इसका डेबिट अगर है तो इसमें, अगर नहीं है तो P&L में ओसीएमआई। वो जो आईएस 16 था ना उसमें ऐसे होता था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल, कि अगर पहले कोई लॉस है तो पहले उसको रिवर्स करें फिर सरप्लस में जाएगा, डाउन है तो पहले सरप्लस देके खत्म है, नहीं तो फिर P&L में जाएगा। यहां ऐसा नहीं है।
यहां पर चाहे लॉस है चाहे गेन है, वो ओसीआई में ही जाना है। वो और आईएस था, वो और एसेट्स थे, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और आईएएस 16 था, वो और चीजें थी। ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं आईएफआरएस 9, इसमें चाहे गेन है चाहे लॉस है, वो ओसीआई में ही जाना है। तो वो और एसेट्स थे ना, वो एसेट्स और थे, उनका आईएस और था, ये एसेट्स और है, इनका आईएस और है। क्या बुरा लग रहा है? क्या क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, तो नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, नेगेटिव रिजर्व आ जाएगा ना, तो आने दे नेगेटिव। नेगेटिव उसका जो बैलेंस शीट में उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो आता रहे। तो इसलिए चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, वो ओसीआई में ही जाएगा। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई 15,000। जी जी, कंपनी को क्या फायदा नुकसान? कंपनी को फायदा नुकसान क्या है? ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, ये आप लोग तो स्टूडेंट बन के पढ़ रहे होते हैं, असल में स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाए होते। पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कंपनीज को जो जो मसले हैं, जो जो इन्वेस्टर्स की फिक्रें हैं, जो जो इन्वेस्टर्स के डिसीजन हैं, ये सब उन सबको सामने रख के बने होते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजों की वजह हमें नहीं पता लगेगी कि ऐसा क्यों हुआ। किसी मुल्क में हो सकता है ये ज्यादा जरूरी हो, तो उसको ऐसे रख दिया होगा अलग अलग। क्या हुआ? कहा? नहीं, ये तो ये जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, ये है ना मोस्टली। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में तो था कि पैदाइश के वक्त कसम खानी है कि हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाएंगे, वरना बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो मोस्टली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता है। कंपनी की पॉलिसी ना, उनकी मर्जी। तो उन्होंने थोड़ी पूछना है कि आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं ऑडिट कराओ यार, तुम्हारा काम है। अच्छा, इसी सवाल की अगर एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड होते, वो बना लेते हैं। अगेन पहले मैं ए कर रहा हूं। पहले ए कर रहा हूं जी। एसओसीआई में क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। डिविडेंड से पहले भी कुछ है एंट्री में, वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अच्छा, अब जब एसओसीआई बना रहे ना, फिर नहीं पीएनएल, अब तो नाम लिखना पड़ेगा चीजों का। तो ब्रोकर कमीशन कह दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह दें, कितनी? कंपनी ए की 2000 थी और बी की, सॉरी, कंपनी बी की 2000 थी और कंपनी सी की 4500, 6500। और डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम एक की 6000 थी और एक की 3000 थी, 9000।
एक पे आया था फेयर वैल्यू गेन 26,000, ये था कंपनी बी पे, और एक आया था फेयर वैल्यू लॉस, ये था कंपनी सी पे 10,500। अगर तो नाम से क्लियर पता चल रहे हैं तो फिर तो ब्रैकेट की खैर है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस, तो फिर ब्रैकेट की खैर है। लेकिन अगर नाम से नहीं क्लियर पता चल रहा तो दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट लगा लें। मकसद सिर्फ साइन चेंज करना है। चाहे तो एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगा के इनकम पॉजिटिव रहने दें, चाहे तो इनकम को ब्रैकेट लगा के एक्सपेंसेस पॉजिटिव रहने दें, लेकिन नाम से पता चल रहा है ना तो फिर खैर है। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी में इसमें बस इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, करंट एसेट्स में ही मोस्टली होगी। नॉन करंट में भी हो सकती है, डिपेंड करता है। नॉन करंट और करंट में अगर शक पड़ रहा है तो आप एसेट्स लिख लें, ना लिखें करंट नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का वर्ड लिख दें वो भी सही है, फाइनेंशियल एसेट्स लिख दें वो भी सही है। जी कितना? कंपनी बी को हम ले आए हैं 28 रुपए पे, और कंपनी सी को ले आए हैं 17 रुपए पे। ईयर एंड पे अपडेट कर लिया हुआ है ना। ये हो गया एसओएफपी और एसओसीआई। उधर ही क्या मुझे भी दिखाना होता है साथ? क्या बात? असल में ये करंट से ऊपर ही होते हैं, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स से एक अलग लाइन आ रही होती है, ज्यादातर नॉन करंट में ही है। लेकिन कंपनी की मर्जी है ना। देखो करंट एसेट्स की क्राइटेरिया है इस के अंदर कि करंट एसेट्स को हमने कौन कौन से एसेट्स जो करंट में दिखाना है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं ये हम शायद कभी भी बेच दें तो फिर करंट में दिखा देंगे। करंट एसेट्स का क्राइटेरिया है IAS 1 के मुताबिक। लेकिन अगर आप इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बना रहे हैं डिस्क्लोजर, ना लिखें करंट नॉन करंट भी ना लिखें, बस एसेट्स लिख दें, बस एसेट्स, बस हेडिंग दे दें एसेट्स। और अगर हो पार्ट बी, ये नोटेड, पार्ट बी होगा अगर, तो अब आपको ना एक बीच में हेडिंग की ब्रेक डालनी पड़ेगी ताकि पता चले कि कौन सी चीज OCI है और कौन सी उससे ऊपर है। तो उससे ऊपर तो आ जाएगी डिविडेंड इनकम, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी? नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। अब हम पूरी एसओसीआई तो बना नहीं रहे। अगर पूरी एसओसीआई बना रहे हो तो सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, फिर उसके बाद OCI। हम तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो बस यहां पर हम एक इसके बीच में एक ब्रेक लगा देंगे OCI, ताकि इससे ऊपर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो एक्सपेंसेस इनकम है, और जो इसके नीचे लिखा हुआ है वो OCI आइटम है। फेयर वैल्यू गेन बन रहा था 24 और वो बन रहा था 15। दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, वो भी सही है। अलग अलग दिखाना है वो भी सही है, अलग नहीं दिखाना वो भी सही है। अब बैलेंस शीट में ना
इन्वेस्टमेंट्स तो हैं, लेकिन चूंकि अब ये एक फेयर वैल्यू रिजर्व क्रिएट किया हमने, तो वो भी अब इक्विटी की हेडिंग में दिखाना पड़ेगा। फेयर वैल्यू रिजर्व, $9,000 का, ये देखा ना। अब ये रिजर्व, ये इक्विटी की आइटम है, तो इसको बैलेंस शीट में इक्विटी में दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, नोटेड। क्वेश्चन 4 कर दें क्या? वो तो शेयर तो हमने 28 पे अपडेट कर लिया ना। क्वेश्चन 4 कर दें, पेज 293, क्वेश्चन नंबर 4 कर दें।